तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हिराको डिसाइड करता है कि विलेज के अंदर एक फेस्टिवल होने वाला है। फेस्टिवल के अंदर फाइटिंग का कंपटीशन होने वाला है। हिराको अब कहने लगता है कि स्प्रिंग अब फाइनली आ गया है। हिराको अब ये भी नोटिस करता है कि विलेज में सभी लोग अब तैयारियां कर रहे हैं। कोई तलवारबाजी की ट्रेनिंग कर रहा होता है तो कोई दौड़ने की ट्रेनिंग कर रहा है। सारे क्लर्क को भी दौड़ता हुआ देखकर हिराको कहता है कि ये लोग तो काफी मेहनत कर रही हैं। आखिरकार ये सभी लोग क्यों दौड़ रही हैं? तो अब लेटिया कहती है कि ऑफ कोर्स ये लोग मार्शल आर्ट कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रही हैं। ये सुनकर हिराको भी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या क्लर्क भी पार्टिसिपेट कर रही हैं? सही बताऊं तो ये मुझे फाइटर्स की तरह लगती तो नहीं है। तो अब लेटिया कहती है कि अगर डिमोनिक किंगडम में पावर बनाए रखनी है तो मार्शल पावर्स आनी चाहिए। तभी फ्लो अब उसे बुला लेती है। तो अब लेटिया को भी वहां से जाना पड़ता है। दूसरी तरफ हम लोग को ज़ाबूटोन और उसके बच्चों को भी दिखाया जाता है, वो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सभी लोग को देखकर हिराको कहता है कि सभी लोग कंपटीशन के बारे में काफी एक्साइटेड लग रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। अगले सीन में हाकुनन हिराको से कहती है कि मैं घर जा रही हूँ जिससे कि मैं भी ट्रेनिंग कर सकूं। तो अब हिराको भी पूछता है कि तुम्हें ट्रेनिंग क्यों करनी है? जिस पर वो कहती है कि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से लेकर अब तक मैंने अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं किया, इसलिए मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है जिससे कि मैं कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर सकूं। वहीं पर अब हिराको याद करता है कि अगर हाकुनन हल्के से ही एक पेड़ को लात मार दे तो काफी सारे पेड़ उड़ जाते हैं। तो अगर वो ट्रेनिंग करके अपनी पूरी ताकत का यूज करेगी तो वो पूरे विलेज को ही तबाह कर देगी। ये सोचकर हिराको अब डर जाता है और अब वो हाकुनन से कहता है कि अभी तक हमें इस इवेंट के लिए एक रेफरी नहीं मिला और मुझे भी मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए तुम्हें हमारा रेफरी बनना चाहिए। तो अब हाकुनन कहती है कि लेकिन ये तो काफी ज्यादा बोरिंग है। जिस पर अब हिराको कहता है कि हाँ, लेकिन एक रेफरी को ताकतवर होना चाहिए, एक ऐसा रेफरी होना चाहिए जो कि सभी लोगों को दिखा सके कि असली ताकत क्या होती है। ये सुनकर हाकुनन भी अब शर्मा जाती है और कहती है कि हाँ, तुम कह तो सही रहे हो, तो ठीक है फिर मैं रेफरी बनूंगी। तभी वहाँ पर लास्टी भी आ जाती है। वो भी अब हिराको से कहती है कि मैं घर जा रही हूँ ट्रेनिंग करने के लिए। जो सुनकर हिराको फिर सोचता है कि अगर ये दोनों लड़ेंगी तो विलेज तो पक्का ही तबाह हो जाएगा, विलेज क्या पूरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। ये सोचकर अब वो डर जाता है और अब वो कहता है कि एक्चुअली मुझे 2 रेफरी की जरूरत है और तुम दोनों बिल्कुल परफेक्ट रहोगी क्योंकि तुम दोनों काफी एक्सपर्ट हो, सिर्फ कमाल के फाइटर्स को ही रेफरी बनना चाहिए। ये सुनकर तो अब लास्टी भी फंस जाती है और अब वो दोनों ही रेफरी बनने के लिए मान जाती है। तो अब हिराको भी कहता है कि चलो फिर ठीक है, लेकिन अब लास्टी कहती है कि लेकिन फिर भी मुझे लड़ना है। तो अब हिराको कहता है कि ठीक है, तुम्हारी बैटल में लास्ट में करा दूंगा। दूसरी तरफ हम लोग को लू और टिया को दिखाया जाता है। लो अब टिया से कहती है कि फाइनली मुझे तुम्हें मुक्का मारने का मौका मिल जाएगा इस कंपटीशन की वजह से। जिस पर टिया कहती है कि ऐसा हो ही नहीं पाएगा क्योंकि उससे पहले मैं तुम्हें मुक्का मार दूंगी। इसी चीज के बारे में वो लोग अब आपस में आर्ग्यू कर रहे होते हैं। इस चीज को देखकर तो अब हिराको भी थोड़ा सा डर जाता है। वहीं पर अब फ्लोरा को दिखाया जाता है जो कि अल्फ्रेड को संभाल रही होती है। उसे देखकर हिराको कहता है कि क्या कंपटीशन में तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगी? जिस पर वो कहती है कि नहीं, जो भी लोग इंजर्ड हो जाएंगे मैं उन लोगों को हील करूंगी। ये सुनकर हिराको भी सोचता है कि चलो ठीक है, क्योंकि अगर फ्लोरा ज्वाइन करती तो वो काफी सारे धमाके कर देती अपने एक्सपेरिमेंट से। वहीं पर फ्लोरा भी कहती है कि हाँ, मैं धमाकों को लोगों के ऊपर थोड़ी कर सकती हूँ। अगले सीन में हिराको ये प्लान करता है कि जो अरीना है वो कहाँ पर बनाई जाएगी जहाँ पर सभी लोग आराम से बैठकर फाइट को देख पाएंगे। सारी चीजें अब प्लान कर ली जाती है। बीच में ये लोग स्टेज बनाने वाले हैं और साइड में बैठने की जगह भी, साथ में यहाँ पर दुकानें और रेस्टोरेंट्स भी बनाए जाएंगे। हिराको कहता है कि कुछ न कुछ हमें एक अच्छे फेस्टिवल का खाना चुनना चाहिए। और अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि फाइनली अब इस फेस्टिवल का दिन आ चुका है। सभी लोग अब अरीना की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं कि काफी सारी दुकानें भी लगी हुई हैं जहाँ पर काफी सारा टेस्टी टेस्टी खाने का सामान है। सभी लोग भी अब खाने को खाते हैं और उन्हें वो काफी टेस्टी लगता है। खाना खा के जिसके बाद वो सभी लोग अब अरीना की तरफ जाते हैं। अगले सीन में हम लोग को डीमन लॉर्ड की बेटी यूरी को भी दिखाया जाता है। वो अब हिराको से कहती है कि शुक्रिया हम लोग को आज यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए। तो हिराको भी कहता है कि कोई बात नहीं, काफी समय बाद मिल रहे हैं। इसके बाद यूरी अब हिराको को अपने फादर से मिलवाती है जो कि ऑफ कोर्स डीमन लॉर्ड है। उसका नाम है गेलगार्डो। वहीं हिराको अब कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि ये डीमन लॉर्ड है तो क्या मैं इसके सामने बाव करूं या फिर क्या करूं, मुझे नहीं पता। वहीं यूरी अब अपने फादर से कहती है कि हमें कोई भी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। जो सुनकर अब डीमन लॉर्ड का मूड खुश हो जाता है और अब वो काफी प्यार से हिराको से कहते हैं कि मैं यूरी का पापा हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं होप करता हूँ कि मेरी बेटी ने तुम्हें परेशान नहीं किया होगा। तो हिराको भी कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये बोलकर अब हिराको सोचता है कि जो डीमन लॉर्ड है ये तो काफी सॉफ्ट तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक डीमन लॉर्ड है तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी वहाँ पर अब एक और बंदा आ जाता है। वो अब हिराको से कहता है कि तुम जरूर यहाँ के मेयर हो। तो हिराको कहता है कि हाँ, तुम कौन हो? तो हम लोग अब देखते हैं कि उस बंदे के साथ साथ हाकुरन और लास्टी भी थे। हाकुरन अब बताती है कि ये पर्सन मेरे फादर है और लास्टी के ये दादाजी हैं। ये सुनकर हिराको शॉक हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब ये जो बंदा है ये एम्परर ड्रैगन है, यानी कि ड्रैगन किंग। वहीं पर अब ये
सुनकर वो बंदा भी अब कहता है कि तुम्हें इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक टाइटल है, तुम बस मुझे डॉस बुला सकते हो। तो हिराको भी कहता है कि ठीक है। वहीं यूरी भी अब डॉस को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या ये वही लेजेंडरी ड्रैगन है जिसने वो अपनी बात पूरी करने ही वाली होती है, लेकिन डीमन लॉर्ड उसे शांत करा देता है। वहीं पर अब हिराको भी अब सभी का इंट्रोडक्शन कराता है। वो डॉस को बताता है कि ये डीमन किंग है। ये सुनकर डॉस भी हैरान हो जाते हैं और अब वो डीमन लॉर्ड से कहते हैं कि ओ तो डिमोनिक किंगडम पर तुम राज करते हो। तो वो भी कहता है कि हाँ। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि कंपटीशन अब शुरू होने वाला है और सभी लोग अब इकट्ठा हो जाती हैं। ग्रैंड मारिया अब अनाउंस करना शुरू करती है। वो सभी से कहती है कि आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं ग्रेट ट्री विलेज का पहला मार्शल आर्ट्स कंपटीशन। वहीं पर ये सुनकर डॉस भी अब कहता है कि ये इवेंट काफी ज्यादा कमाल का जाएगा, जिस पर डीमन लॉर्ड भी कहते हैं कि हाँ। वहीं पर सभी लोग अब काफी जोरों से चिल्लाने लगती है, जो देखकर हिराको भी अब कहता है कि सभी लोग तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो लू कहती है कि ऐसे इसलिए क्योंकि ये एक पहला इवेंट है जो कि हमने रखा है और ये काफी बड़ा इवेंट है। वहीं हिराको अब उसे कहने लगता है कि जहाँ पर तुमने मुझे बिठा रखा है यहाँ पर तो हमें हमारे गेस्ट को बिठाना चाहिए, जिस पर अब लू कहती है कि ऐसा मत कहो, तुम सभी के लीडर हो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में यहीं बैठे रहो। ऐसे बोलकर अब वो हिराको को माइक पकड़ा देती है। तो अब हिराको भी अब माइक पे सभी लोगों से कहता है कि कोशिश करना कि लड़ते टाइम तुम लोग घायल ना हो जाओ। हिराको की आवाज सुनकर तो सभी लोग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। हिराको अब कहता है कि हम लोग अपना पहला राउंड शुरू कर रहे हैं जिसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है। रूल्स सिंपल है, तुम्हारी पर्ची निकाली जाएगी 1-on-1 बैटल के लिए, उसी से ही डिसाइड होगा कि कौन किससे लड़ेगा। राउंड जीतने के लिए या तो तुम्हें अपने अपोनेंट को रिंग से बाहर गिराना पड़ेगा या फिर हम लोग तुम्हारे हेड बैंड के बेस पर डिसाइड करेंगे। लोगों के सर पर हेड बैंड लगाया गया है जिनके अंदर प्रोटेक्टिव मैजिक है और अगर किसी पर्सन को एक खतरनाक हमला लगेगा तो ये हेडबैंड अपने आप ही उतर जाएंगे और क्योंकि इनके अंदर प्रोटेक्शन मैजिक लगा है तो इससे कोई भी घायल नहीं होगा और जब ये बैंड उतर जाएंगे तो इसका मतलब है कि तुम हार जाओगे। हम लोग अब देखते हैं कि जो ये पहला राउंड है ये रोजालिंड और बीस्ट वुमन मामू के बीच में है। ये फाइट अब शुरू हो जाती है। दोनों ही अब एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रही होती है। ये देखो तो अब हिराको भी काफी एक्साइटेड सा हो जाता है क्योंकि मैच के शुरू होते ही ये लोग एक असली फाइट कर रहे हैं। हिराको ने तो ये एक्सपेक्ट किया था कि ये लोग तो काफी नूब की तरह लड़ेंगे, लेकिन ये लोग तो यहाँ पर असली में ही लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग अब देखते हैं कि मामू अब एकदम से छलांग लगाकर रोजालिंड के ऊपर अपने वेपन से हमला करने आती है, लेकिन रोजालिंड अपनी शील्ड से हमला करके उसके वेपन को दूर उड़ा देती है और अब मामू के ऊपर अपनी तलवार से हमला करके उसके उस हेडबैंड को नीचे गिरा देती है। इससे मामू हार जाती है और इस मैच का विनर होता है रोजालिंड। लेकिन अब इस फाइट के लड़ने के बाद अब रोजालिंड की हालत थोड़ी सी खराब सी हो जाती है। वो कहती है कि मुझे एक हीलर की जरूरत है, ऐसा बोलकर अब वो जमीन पर ही गिर जाती है। ये देखकर जल्दी से फ्लोरा वहां पर आती है और अब वो उसे हील करने लगती है। वहीं मामू को काफी बुरा लग रहा होता है कि उसकी वजह से रोजालिंड को चोट लग गई। वहीं फ्लोरा अब सभी लोगों को अब वार्निंग देती है। वो कहती है कि मैं अपने मैजिक का यूज करके टूटी हड्डियों को तो हैंडल कर सकती हूँ, लेकिन उन्हें वापस से रीअटैच करना काफी मुश्किल होगा, इसलिए कोशिश करना कि तुम अपने दुश्मन का हाथ वाथ ना फाड़ दो। ये सुनकर अब हिराको कहता है कि कुछ ज्यादा ही खतरनाक अनाउंसमेंट कर रही है ये तो। इसके बाद अब राउंड 2 की शुरुआत होती है, जहाँ पर एक क्लर्क अपने दुश्मन से लड़ते हुए काफी डर रही होती है। वो अपने अपोनेंट के ऊपर फायर मैजिक से हमला कर रही होती है, लेकिन उसके अपोनेंट को तो कुछ भी नहीं हो रहा होता है क्योंकि उसका अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि दोनों वैन है। उसे आग से कुछ भी नहीं होता है और अब वो अपने अपोनेंट को उठाकर सीधा अरीना के बाहर रख देता है। इससे दोनों वैन जीत जाता है। लूबी अब ये देखकर कहने लगती है कि आग से दोनों वैन का क्या ही हो जाएगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए दोनों वैन ने एक ऐसे फॉरेस्ट को पार किया है जिसमें खतरनाक मॉन्स्टर्स भरे हुए थे। तो अब हिराको भी कहता है कि हाँ, उसके बाद से काफी सारे और भी ड्वार्फ आते जा रहे हैं। अगले सीन में हम लोग को अब एक और क्लर की लड़ाई ग्रोवोल्ड के साथ दिखाई जाती है। ग्रोवोल्ड अब एक खतरनाक हमला करने वाली होती है, जो देखकर उसकी अपोनेंट अब डर के मारे शील्ड लगा लेती है। और अब अगले ही सीन में हम लोग अब देखते हैं कि ग्रोवोल्ड हार चुकी है क्योंकि उसकी अटैक की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि वो सीधा अरीना के बाहर पहुंच चुकी है और इस फाइट को दूसरी क्लर्क जीत जाती है। अगले सीन में हम लोग को अब ईगो की भी लड़ाई दिखाई जाती है। उसका अपोनेंट होता है एक स्लाइम। ईगो अपनी अब रूट वाली पावर का यूज करके सीधा उस स्लाइम को बाहर फेंक देता है, जिससे ईगो इस फाइट को जीत जाता है। ये देखकर हिराको भी खुश जाता है कि कोई फाइट तो थोड़ी सी शांति वाली हो रही है। अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि इस ओपन टूर्नामेंट की जो फाइनल बैटल है, ये बैटल होने वाली है फ्लोरम और सीना के बीच में। जो फ्लोरम है वो तलवार और मैजिक यूज करने वाली है और जो सीना है वो सिर्फ अपने हाथों से ही लड़ेगी। वहीं फ्लोरम को देखकर डीमन लॉर्ड और उसकी बेटी दोनों ही खुश हो जाते हैं और अब वो उसे ही चेयर करने लगते हैं। जिसके बाद अब ये फाइट शुरू हो जाती है। फ्लो अब अपनी विंड पावर का यूज करके सीना के ऊपर हमला करती है, लेकिन अब सीना भी उन विंड के हमलों से काफी इजीली बच रही होती है और अब मौका मिलते ही सीना अब सीधा फ्लोरा के पास पहुंच जाती है और अब वो फ्लोरा को पकड़कर सीधा जमीन पे गिराने वाली होती है। फ्लोरा भी अब जैसे नीचे गिर जाती है वो फिर से अपनी विंड पावर का यूज करती है और अब ये हमला सीना को भी लग जाता है और अब वो आसमान में उड़ जाती है।
इस मौके का फायदा उठाकर फ्लो उसके ऊपर और भी विंड के हमले करती है, लेकिन सीना इस बार इन अटैक से बचते हुए अब सीधा नीचे आ जाती है। ये फाइट सभी लोगों को काफी कमाल की लग रही होती है। हिराकू भी कहता है कि ये लोग तो काफी ज्यादा अग्रेसिव लड़ रहे हैं। ये फाइट भी अब काफी कमाल की चल रही होती है। फ्लो को अब जैसे मौका मिलता है वो अब सीना को पकड़ लेती है। इससे अब उन दोनों का ही बैलेंस बिगड़ जाता है और अब वो एक के साथ अरीना के बाहर गिर जाती हैं। इससे अब ये मैच टाई हो जाता है, जो देखकर डीमन लॉर्ड और उसकी बेटी काफी डिसअपॉइंट हो जाती हैं और अब इसी के साथ ये ओपन टूर्नामेंट मैच खत्म हो जाती है। हिराकू जाकर अब सभी विनर्स को कांग्रेचुलेशन करता है और अब वो विनर्स को मेडल देता है। हिराकू अब कहता है कि टूर्नामेंट का तो अभी सिर्फ आधा ही मैच खत्म हुए हैं और अभी से ही मजे आ रहे हैं, पता नहीं आगे के वॉरियर्स कैसे होंगे। वहीं अब लैटिया अब कहने लगती है कि एक सेकंड, इस लिस्ट में हिराकू का नाम क्यों नहीं है, जिस पर दूसरी लड़की कहती है कि शायद से ये एक सरप्राइज होगा। तो हिराकू कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, इस टूर्नामेंट में मैं नहीं लड़ने वाला हूँ। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अब वॉरियर टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। हिराकू बताने लगता है कि पहले वाले मैचेस काफी ज्यादा सिंपल थे, पर अगर तुम्हें इस राउंड में जीतना है तो या तो तुम्हारे अपोनेंट को गिव अप करना होगा या फिर तुम्हें अपने अपोनेंट को नॉकआउट करना होगा, और इसमें तुम कोई भी वेपन्स यूज कर सकते हो और जो कोई भी इन फाइटिंग रूल्स के अंडर में लड़ सकता है सिर्फ वही इस राउंड को लड़ेगा। और अब पहली बैटल इन्फर्नो वुल्फ ऊनो और लामिया जूनिया के बीच में होने वाली है। जूनिया अब ऊनो को देखकर काफी डर रही होती है, पर अब वो अपने आप को मोटिवेट करती है और कहती है कि इस बार मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि अभी सिर्फ 1-on-1 बैटल है। उसे देखकर हिराकू कहता है कि ये तो काफी डरी हुई है। तो फ्लो कहती है कि ये तो डरेगी ही ना, क्योंकि जो ये वुल्फ ही तो थे जो कि इनके पूरे लोगों को खत्म करने वाले थे। ये सुनकर हिराकू भी कहता है कि हाँ, वो तो मेरी ही गलती थी। हम देखते हैं कि ये फाइट अब शुरू हो जाती है। वो दोनों ही अब एक दूसरे के ऊपर हमला कर रही होती हैं, लेकिन वो एक दूसरे के अटैक को डॉज भी कर रही होती हैं। ये देखकर ऊनो अपने मैजिक से हमला कर देता है, लेकिन अब जूनिया उसके अटैक से बचने के लिए एक छलांग लगा देती है और अब वो नीचे आकर ऊनो के ऊपर हमला कर देती है। ये देखकर हिराकू भी काफी हैरान हो जाता है क्योंकि जूनिया अपनी फॉर्म को पूरे अच्छे से यूज कर रही है। हम देखते हैं कि जूनिया ने तो ऊनो को अपनी पूंछ में पकड़ कर रखा हुआ है। वो भी कहती है कि इतने समय से मैंने इसी ही चीज के लिए ट्रेनिंग करी थी। ये देखकर अब हाकुरन भी अब ऊनो से कहने लगती है कि क्या तुम अब गिव अप कर रहे हो, लेकिन हम लोग अब देखते हैं कि गिव अप करने की जगह ऊनो तो अपने पूरे फॉर्म को ही चेंज कर लेता है और अब वो पहले से काफी बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो जूनिया के चंगुल से भी छूट जाता है। उसे इतना बड़ा देखकर जूनिया बहुत ज्यादा डर जाती है और अब वो हाकुरन से कहती है कि मैं गिव अप कर रही हूँ और अब इससे ऊनो इस मैच को जीत जाता है। वहीं पर अब हिराकू भी कहने लगता है कि मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग अपने फॉर्म को बदल सकते हैं, जिस पर फ्लो कहती है कि मैंने ये कहानी सुनी थी कि एक ही इन्फर्नो वुल्फ ने काफी सारे टाउन्स को तबाह कर दिया। लगता है कि वो कहानी सच थी। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि अगले राउंड में लड़ने वाला है दागा द लिजर्ड मैन और इसका अपोनेंट होने वाला है ज़ाबुटोन का बच्चा जिसका नाम है माकुरा। हमें थोड़ा बहुत पास का सीन दिखाया जाता है जहां माकुरा हिराकू के पास आता है और कहता है कि उसे भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, इसलिए उसे एक नाम की जरूरत है। तो हिराकू अब सोचता है और अब वो उसका नाम माकुरा रख देता है, जो कि उसे भी काफी ज्यादा पसंद आता है। सीना वापस से प्रेजेंट का आता है। हम लोग को अब उन लोग की फाइट दिखाई जाती है। माकुरा अब बार बार इधर उधर भागकर दागा के सभी अटैक से बच रहा होता है, जो देखकर हिराकू भी कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि आखिर माकुरा क्या कर रहा है, ये तो बस इधर उधर भागे जा रहा है, इस फाइट को तो दागा ही जीतेगा। लेकिन तभी हम लोग अब देखते हैं कि दागा अब लड़ते लड़ते अब बीच में ही रुक जाता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि माकुरा ने यहाँ पर ट्रैप्स बिछा के रखे हुए थे और उन जाल में अब दागा फंस जाता है, यानी कि अब वो उस जाल में फंस जाता है और अब वो कहीं भाग ही नहीं पाता है। इससे अब माकुरा इस राउंड को जीत जाता है। ये देखकर हिराकू भी हैरान हो जाता है और अब वो कहता है कि ये कैसी लड़ाई थी। इसके बाद हम लोग को अब थर्ड राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर फाइट होने वाली है या और हाउलिंग विलेज के गाफ के बीच में। जैसे ये राउंड शुरू होता है गाफ अब एकदम से या के पास पहुंच जाता है और अब वो उसके ऊपर हमला कर देता है। इस हमले से या बाल बाल बचती है और अब वो थोड़ा सा पीछे हो जाती है। वहीं पर अब ये देखने के बाद अब हिराकू भी कहता है कि ये फाइट तो गाफ के लिए काफी ज्यादा इजी लग रही है और वो काफी शांत तरीके से भी लड़ रहा है। तो सीना उसे बताती है कि जो गार्फ है वो हाउलिंग विलेज का सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर है। ये सुनकर अब हिराकू भी कहता है कि वो ऐसी बात है क्या, और यहाँ के पास जो वेपन है वो भी काफी भारी है। इस समय पर वो डिसएडवांटेज पर है, जिस पर अब फ्लो भी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, अगर यहाँ को जीतना है तो उसे अपने वेपन से सिर्फ एक ही हमला करना होगा, वो भी पूरा मैजिक लगा के। उसके पास अब सिर्फ यही एक ऑप्शन बचा है। हम लोग अब देखते हैं कि यह अब यही करने लगती है।
वो अपने वेपन के अंदर अपने सारे मैजिक को लगा देती है और अब इससे वो गाफ को काफी जोर से हिट कर देती है। ये हमला जाकर सीधा गाफ को लगता है और अब वो उड़कर सीधा अरीना के बिल्कुल कोने में चला जाता है, लेकिन वो बाल बाल बच जाता है, वो अरीना के बाहर नहीं हुआ है। ये देखकर यार डिसअपॉइंट हो जाती है और अब वो इस मैच को गिव अप कर देती है और इस राउंड का विनर बन जाता है गार्फ। और अब अगले राउंड में हम लोग अब देखते हैं कि हाई एल्फ की तरफ से लिया आती है और उसकी अपोनेंट होने वाली है ग्रैंड मारिया। ये देखकर फ्लो अब अनाउंस करती है कि इस राउंड के अंदर रूल्स थोड़े से बदले जाएंगे। अगर तुम लोग स्टेज से गिर जाओगे तो मैच खत्म नहीं होगा क्योंकि ग्रैंड मारिया उड़ सकती है इसलिए। वहीं पर लिया अब ग्रैंड मारिया से कहती है कि तुम अपना वही नॉर्मल वाला वेपन क्यों नहीं यूज कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि अगर मैं अपना स्पीयर यूज करूंगी तो मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर पाऊंगी, जो कि तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा। ये सुनकर लिया कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये फाइट अब शुरू हो जाती है जहाँ पर लिया अपनी तीर को तैयार कर लेती है और अब वो मुंह में एक पत्ता डाल लेती है जिसके अंदर मैजिक लगा हुआ था। उसका यूज करके लिया अब इनविजिबल हो जाती है और अब वो वहीं से ही ग्रैंड मारियो के ऊपर अपनी तीर से हमला करती है। लेकिन हम लोग अब देखते हैं कि ग्रैंड मारिया तो इजीली उन तीरों को रोक रही होती है। ग्रैंड मारिया उसे कहने लगती है कि तुमने काफी अच्छे किया अपने आप को छुपाकर, लेकिन ऊपर जाने के बाद मुझे सब कुछ दिखाई देगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपने पंखों को खोलकर ऊपर उड़ने लगती है जहाँ से वो लिया को ढूंढने लगती है, पर इससे पहले कि वो लिया को ढूंढ सके लिया तो उसके ऊपर आ जाती है और अब वहीं से वो ग्रैंड मारियो के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो लोग अब काफी जोर से जमीन पर आके गिरते हैं। इस वजह से अब धुआं ही धुआं हो जाता है। सभी लोग अब काफी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा। और अब जैसे धुआं हटता है हम लोग अब देखते हैं कि लिया ने तो ग्रैंड मारियो को पकड़ कर रखा हुआ है। वो उसे कहती है कि क्या तुम अब गिव अप करोगे, जिस पर ग्रैंड मारिया कहती है कि कभी भी नहीं। तुम्हें क्या लगा कि तुम ऐसा करके जीत जाओगी? लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम काफी हल्की हो। ऐसा बोलकर अब ग्रैंड मारिया अपनी ताकत का यूज करके अब लिया को ही उठाने की कोशिश कर रही होती है और अब वो उसे उठाने वाली होती है। ये देखकर लिया जल्दी से अपनी फिर से पावर को यूज करती है। वो अब उस पूरे एरिया के अंदर लाइटनिंग मैजिक से हमला करवा देती है और अब ये हमला तो उन दोनों को ही लग जाता है। इस वजह से ग्रैंड मारिया अब उठ ही नहीं पा रही होती है, लेकिन लिया उठ जाती है। उठकर अब वो कहने लगती है कि जीतने के लिए मुझे बस इसी तरीके से खड़े रहना है, लेकिन मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। ऐसा बोलने के बाद अब वो खुद गिरकर बेहोश हो जाती है और अब इन लोगों के बीच में भी ये एक टाई मैच हो जाता है। ये फाइट देखकर तो हिराकू भी कहता है कि ये बैटल तो काफी ज्यादा एपिक थी, जिसके बाद अब हिराकू कहता है कि लेकिन अभी भी और भी कमाल की बैटल आनी रहती है। हम देखते हैं कि अगला मैच होने वाला है टिया और कुड़ल के बीच में। टिया कुड़ल से कहती है कि बिल्कुल भी होल्ड बैक मत करना, तो वो भी कहती है कि ठीक है। और अब जैसे ही राउंड शुरू होता है तभी अचानक से टिया एक ही सेकंड में कुड़ल को हरा देती है, जिसके बाद हम लोग को लू की बैटल को भी दिखाया जाता है। वो भी एक ही सेकंड में अपने अपोनेंट को हरा देती है। सारी फाइट लड़ने के बाद अब वही एंजल्स अब डर जाती हैं और कोने में जाकर बैठ जाती हैं, क्योंकि उन लोग को लगा था कि बैटल में वो लोग मारी जाएंगी। वहीं पर लू की बैटल देखकर फ्लोरा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो हिराकू के पास जाकर खड़ी हो जाती है, जिससे कि वो लू के कमाल के एक्शंस को रिकॉर्ड कर सके। ये देखकर हिराकू उसे कहता है कि तुम एक हीलर हो, तुम्हें यहाँ पर होना भी चाहिए, जिस पर कहती है कि लू कभी भी इंजर्ड होगी ही नहीं, तो मुझे वहाँ पर जाने की जरूरत क्या है। और अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि जो अगली बैटल है वो काफी कमाल की होने वाली है, क्योंकि अब तक के स्ट्रॉन्गेस्ट लोग लड़ने वाले हैं, जो कि है टिया और लू। लड़ने के लिए तो लू अपनी फॉर्म को भी चेंज कर लेती है और अब वो टिया से कहती है कि क्या तुम तैयार हो, जिस पर वो भी कहती है कि हाँ। और अब जैसे ही फाइट शुरू हो जाती है वो दोनों तो अब लड़ने लगती है, लेकिन उनकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि हिराको तो उन्हें देख ही नहीं पा रहा है कि आखिर वो कहाँ लड़ रही हैं। हिराको को हवा में लड़ने की आवाज आ रही होती है। हिराको अब डर सा जाता है और सोचता है कि आखिर क्या चल रहा है, मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूँ। हिराको अब नोटिस करता है कि बाकी सभी लोग तो उनकी फाइट को देख रहे हैं और उन्हें पता है कि आखिरकार वो कहाँ लड़ रहे हैं, लेकिन हिराको नहीं देख पा रहा उन्हें। ये देखकर हिराको अपने वही पावरफुल स्पीयर को बाहर निकालता है और अब वो उसकी पावर को यूज करता है, जिससे वो लू और टिया की लड़ाई को देख पा रहा होता है। वो अब देख पाता है कि आखिरकार वो लोग कहाँ पर हैं। हिराको भी अब हैरान हो जाता है और कहता है कि ये स्पीयर तो कमाल का है, ये तो सही में मेरी फिजिकल एबिलिटीज को बूस्ट करता है, लेकिन फिर भी मेरी आंखें इस फाइट को मुश्किल से ही देख पा रही है। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि लड़ने के लिए वो दोनों ही अपनी मैजिक को यूज कर रही होती हैं, लेकिन अब वो दोनों भी एक दूसरे के मैजिक से बच रहे होते हैं। ये फाइट अब काफी ज्यादा इंसेन चल रही होती है। तभी लू तो इस बार अपनी पूरी ताकत को यूज करने लगती है। वो टिया के ऊपर हमला करने के लिए एक काफी बड़ी स्पेल तैयार कर देती है और अब ये स्पेल का हमला सीधा जाकर उसे लग भी जाता है, जिसकी वजह से वो अरीना में गिरती है। ऐसे मौके का फायदा उठाकर लू टिया के पैरों पर पैर रख देती है और फिर वो उसे मुक्का मार देती है और कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें सबसे पहला मुक्का मारने का मौका मुझे ही मिलेगा। जिस पर टिया कहती है कि ऐसी बात है तो मैं भी मारती हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब वो भी लू को मुक्का मार देती है। वो दोनों एक दूसरे को खतरनाक मुक्के मार रही होती है, जो
कि किसी से देखा भी नहीं जा रहा होता है। इसी तरीके से वो दोनों एक दूसरे को लगातार मुक्के मार रही होती हैं। लेकिन अब अंत में हम लोग अब देखते हैं कि टिया ताकतवर होती है, वो अब लू को हरा देती है। हारने के बाद लू अब हिराको के सामने रोने लगती है और कहती है कि टिया कितनी बेकार है। तो अब टिया भी कहने लगती है कि इसमें मेरी क्या गलती थी, ये तो बस एक कंपटीशन था। एनीवेज, जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि लू को हराने के बाद टिया अब आगे बढ़ती है और इस बार उसका अपोनेंट होता है माकुरा। उनकी फाइट अब शुरू हो जाती है, जहां हम देखते हैं कि माकुरा एकदम से ही टिया के ऊपर जाले फेंक देता है और उसे बांध देता है। इससे वो हिल नहीं पा रही होती है, जिसकी वजह से माकुरा अब जीत जाता है। जिसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि जो माकुरा है वो तो पूरे वॉरियर टूर्नामेंट को ही जीत गया है और क्योंकि वो विनर बन चुका है, हिराको जाकर अब उसे एक ताज पहना देता है, जो पाकर वो भी काफी खुश हो जाता है। वहीं ये देखकर अब ऊनो और गाफ कहने लगते हैं कि माकुरा के सामने तो हम लोग भी नहीं जीत पाए। इससे हमें पता चलता है कि वो लोग भी माकुरा के सामने हार गए। जिसके बाद हिराको सभी लोगों को अब आखिरी अनाउंसमेंट देता है। वो सभी का शुक्रिया करता है पार्टिसिपेट करने के लिए और कहता है कि उदास मत होना, क्योंकि हर एक बैटल काफी ज्यादा कमाल की थी। अब जाकर तुम सभी लोग अब आराम करो। ये सुनते ही लास्टी और हाकुरन अब हिराको से कहते हैं कि हमारी बारी का क्या हुआ, तुमने प्रॉमिस किया था। तो अब हिराको को भी उनकी बात माननी पड़ती है। वह सभी से कहता है कि आखिरी बैटल अब दोनों रेफरीज के बीच में होने वाली है, जो सुनकर सभी लोग भी अब एक्साइटेड हो जाते हैं और अब लास्टी और हाकुरन के बीच में ये फाइट शुरू हो जाती है और अब लड़ने के लिए वो लोग अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है और अपनी अपनी पावर यूज करने लगती है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स काफी बड़ा धमाका होने लगता है और हिराको को तो पहले से इसके बारे में पता ही था, तो वो इतना ज्यादा हैरान नहीं होता है। लेकिन हम लोग को दूर से ही दिखाया जाता है कि उन लोग के लड़ने की वजह से तो वहाँ पर अभी काफी बड़ा धमाका हो चुका है। इतने बड़े धमाके को तो दूर से भी देखा जा सकता था। इसके बाद अब शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उन दोनों की लड़ाई की वजह से वो पूरी जगह ही तबाह हो चुकी है, लेकिन सभी लोग अब ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं। दोनों वैन कहता है कि सारी दुकानें तोड़ गई, लेकिन कम से कम हमें ड्रिंक तो पीने का मौका मिल रहा है। वहीं दूसरी तो हम लोग को हाकुरन और लास्टी को दिखाया जाता है, जो कि हिराको से माफी मांग रहे होते हैं। हाकुरन कहती है कि ये मेरी गलती नहीं है, लास्टी की गलती है, उसने अपनी पूरी ताकत यूज करी। जिस पर लू कहती है कि तुम दोनों ने ही अपनी फुल पावर को यूज करा था, कम से कम थोड़ा सा तो होल्ड बैक कर लेते। जिस पर अब हिराको भी अब लू से कहता है कि कोई बात नहीं, इन लोगों को लड़ने की परमिशन वैसे मैंने ही दी थी। एनीवेज, जिसके बाद अब हिराको हमें बताता है कि इस राउंड को हाकुरन जीत गई। हिराको ने लास्ट में लास्टी को एक एक्सप्लोसिव अपर कट मारते हुए भी देखा था, लेकिन वो हाकुरन को लगा नहीं। तभी वहाँ पर ड्रैगन किंग और डीमन किंग भी आ जाते हैं। ड्रैगन किंग अब कहने लगते हैं कि काफी समय बाद इतनी कमाल की बैटल देखने को मिली, क्या डीमन लॉर्ड तुम मुझसे लड़ना चाहोगे? ये सुनकर डीमन लॉर्ड भी अब डर जाते हैं और कहते हैं कि मजाक मत करो। वहीं फ्लोरम भी हिराको के पास आती है और कहती है कि लेकिन चाहे कुछ भी हो, चीजें काफी कमाल की और बढ़िया गई, मजा बहुत ज्यादा आ गया। तो अब हिराको भी कहता है कि हाँ, अगर तुम इसे ऐसा कहना चाहती हो तो ठीक है, सभी लोगों को इस फेस्टिवल में मजा आया तो मेरे लिए इतना ही काफी है। तभी अब लैटिया अब हिराको के पास आती है और कहती है कि हम लोग को फिर से स्ट्रक्चरल डिजाइन बनाना पड़ेगा, लेकिन अगला फेस्टिवल कब होने वाला है, या फिर यही फाइटिंग वाला कंपटीशन? तो अब हिराको इस जगह की बुरी हालत देखकर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये फेस्टिवल हमें काफी जल्द फिर से मनाना चाहिए। हम लोग भी अब देख पाते हैं कि हाकुरन और लास्टी की वजह से यहाँ पर तो काफी ज्यादा तबाही मच चुकी है, सब कुछ तबाह हो जाता है और अब इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद होगा। पसंद हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तुम लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।